हाँ जी भाई, तो कैसे हो आप सब। हम लोग आगे को नई वीडियो के साथ। और भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी टिप्स के बारे में, जो कि स्टूडेंट्स लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स कनाडा जाकर अपनी स्टडी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो रहने वाला है। भाई ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। आजकल ट्रेंड बना हुआ है सभी को जाके कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड यहाँ जाकर स्टडी करनी है। मतलब एक फॉरेन स्टडी का, एक अब्रॉड स्टडी का ट्रेंड शुरू हो गया आजकल, जो कि अच्छा भी है। सभी को जाके भाई अपने जो है ड्रीम्स पूरे करने हैं। बट यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, बात एक्चुअली यहाँ पे शुरू होती है। स्टडी तो करनी है, बट भाई वहाँ का स्टडी, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है ये किसी को भी नहीं मालूम। तो देखो, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया कनाडा से, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि भाई क्या डिफरेंस रहता है और क्या आपको मेंटालिटी में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे अगर वहाँ जाके एजुकेशन करनी है और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको मार के ग्रे कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। देखो यार, हमको ना पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और कनाडा का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं कहूँगा कि देखो, ना ही वहाँ का डिफिकल्ट है ना ही यहाँ का डिफिकल्ट है, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से। हम लोग कनाडा जाते हैं एक स्टडी करने, बट हमको ये नहीं पता होता कि भाई वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है चलता कैसे है, वहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं, वहाँ पे पासिंग ग्रेड कितना है, वहाँ पे एग्ज़ाम कैसे होते हैं, वहाँ पे असाइनमेंट्स कैसे होती हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशंस कैसे होती हैं, वहाँ पे क्विज़ेस, वाइवा, ये सब क्या सीन रहता है इसका। ये सब को लोगों के ना मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और साल में 3 इंटेक होते हैं जिसमें स्टूडेंट जाते हैं बाहर पढ़ने, जनवरी इंटेक, मई इंटेक और सितंबर इंटेक। तो ये 3 इंटेक होते हैं, भर भर के बच्चे जाते हैं भाई पढ़ने के लिए। बट किसी को भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता नहीं होता। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं भाई जिसको अपना कॉलेज ही नहीं पता, जिसको अपना कोर्स ही नहीं पता। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि आपको कहाँ से वीज़ा लगवाना है, कौन से एजेंट के पास जाके कोर्स चूज़ करना है। नहीं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका वीज़ा आ गया है, आप लोग पढ़ने जा रहे हो, अब यहाँ पे शुरू करते हैं सारी चीज़ें। हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी को कंपेयर करेंगे कनाडा के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से। देखो, यहाँ के जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अगर आप लोग बीटेक कर रहे हो या आप लोग या आप लोग बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हो या 3 साल का डिग्री कर रहे हो, 4 साल का डिग्री कर रहे हो, तो वहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि आपको हर एक 6-6 महीने के सेमेस्टर होते हैं, वहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे आपके मंथली टेस्ट हो जाएंगे, आपका प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जो पासिंग ग्रेड होता है वो भी कैसे होता है, 33% आपको लाना है। कई कॉलेजेस में टॉपर का 35%, टॉपर का 30% चाहिए होता है, तो ऐसा चलता है। बट कनाडा की अगर मैं बात करूँ ना भाई, तो देखो कनाडा में 3 इंटेक होते हैं, वो तीनों इंटेक 4-4 महीनों के होते हैं। मतलब आपका एक सेमेस्टर, अगर आपके 2 साल की पढ़ाई है तो आपके 4 सेमेस्टर होंगे, और वो चारों सेमेस्टर 4-4 महीने के होंगे। अगर आपकी 1 साल की पढ़ाई है तो उसमें 2 सेमेस्टर होंगे और दोनों सेमेस्टर 4-4 महीने के होंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली आती है कि उन 4 महीनों के अंदर होता क्या क्या है। देखो, उन 4 महीनों को कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको वो ऐसे इन्होंने सेट करके रखा है कि हर एक 4 महीने के सेमेस्टर में आपके 14 वीक्स होंगे, 14 वीक्स होंगे। 15th वीक आपके फाइनल एग्जाम होंगे, फर्स्ट वीक आपका इंट्रोडक्शन होगा। उन 14 वीक्स के अंदर आपके असाइनमेंट्स होंगे, 4 असाइनमेंट्स होते हैं हर सब्जेक्ट के। फिर उसके क्विजेज़ होंगे, उसकी प्रेजेंटेशंस होगी, और 7वें वीक में आपके मिड टर्म्स होंगे। और फिर 8वां वीक आपका जो है सक्सेस वीक होगा। मतलब वो आपको आराम करने के लिए मौका देंगे कि भाई जाओ एंजॉय करो, हॉलीडेज होती हैं 1 हफ्ते की बेसिकली। फिर उसके बाद 7 वीक पढ़ाई, फिर 15th वीक आपके फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। देखो, ऐसा चलता है। अब जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है वो कैसा होता है, देखो जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है ना, हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। किसी में सिर्फ असाइनमेंट्स होती हैं, किसी में सिर्फ क्विजेज़ होंगे और मिड टर्म फाइनल टर्म होंगे, किसी में असाइनमेंट्स भी होंगी, प्रेजेंटेशंस भी होंगी, मिड टर्म फाइनल टर्म भी होंगे, और असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, ये सब होती हैं। तो हर सब्जेक्ट का वेरी करता है, सबका अलग अलग रहता है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई वहाँ के ना कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। आपको एक कोर्स के अंदर आपको 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे जिनको पास करना बहुत मुश्किल होता है, जिनका एक हिस्ट्री रहता है, जिनका एक बैकग्राउंड रहता है कि हाँ, इस कोर्स के अंदर बच्चे सफ़र करते हैं, 1 या 2 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। और टीचर भी उस सब्जेक्ट को वैसे ही रहता है कि हाँ, अगर मैं इस सब्जेक्ट में 5-6 बच्चों को अगर फेल भी कर दूँ तो मेरा नाम ख़राब नहीं होगा, मेरे पढ़ाने के तरीके पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई कॉलेजेस तो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई हाँ, हमको चाहिए फेल करो। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि भाई कॉलेजेस जो है बच्चों को फेल कर रहे हैं, बिना मतलब की फेल कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है वो ऐसा होता है, हम एक कोर्स ले लेते हैं, कोई एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। देखो, उसके अंदर मान लो 100% का अगर ओवरऑल जो ग्रेड है, तो उसके अंदर आपकी 4 असाइनमेंट्स होंगी 10% की, 15 की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर। उसके बाद आपके मिड टर्म होंगे,
और फाइनल टर्म हो गए। तो अगर 40% के असाइनमेंट्स है सिर्फ, तो आपके 20% या 15% का मिड टर्म होगा और 20 से 25% का फाइनल एग्जाम होगा, और जो बचेगा उसके अंदर वो प्रेजेंटेशन ऐड कर देंगे या क्विजेज ऐड कर देंगे। तो इस तरह से होता है। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा कि भाई हर एक कोर्स, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है वो कैसा होता है। मैं फिर से कह देता हूँ भाई कि ये सेम नहीं होगा, हर कोर्स में अलग अलग होगा। किसी में सिर्फ असाइनमेंट्स ही होंगे, किसी में सब कुछ होगा। तो ठीक है, सब कुछ से मेरा मतलब प्रेजेंटेशन, क्विजेज और उसके बाद मिड टर्म, फाइनल टर्म, असाइनमेंट्स, ये सब होता है। अब बात कर लेते हैं भाई पासिंग ग्रेड का। देखो, अगर आप लोग जीटी रीजन में जितने भी कॉलेजेस हैं ना या यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आप लोग वहाँ पे स्टडी करोगे तो वहाँ पे जो पासिंग ग्रेड है वो 50% है। बट अगर आप लोग कॉनेस्टोगा के किसी भी कैंपस में जाओगे तो वहाँ पे 55% का जो है ग्रेडिंग क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया सॉरी। और अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो वहाँ पे 60% आपको चाहिए। अब आप लोग ऐसा मत सोचना कि भाई अगर हमने 55 में से या 60 में से अगर हमारे 54 आए या 59 आए तो हम पास हो जाएंगे। नहीं, टीचर बिल्कुल भी लीनियंट नहीं है। बहुत से टीचर तो भाई आपको कह देंगे कि नहीं आप फेल हो। ट्राई करना कि पहले दूसरे वीक से ही ना स्टडी सही से करना, अपने क्विजेस में, अपने असाइनमेंट्स में ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सको ताकि फाइनल में दिक्कत ना आए। देखो, मैं क्या करता था, मैं पहले सेमेस्टर में मैं ये समझ गया था कि यार यहाँ पे अगर पास होना है तो शुरू से ध्यान देना पड़ेगा। जितनी भी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें शुरू से स्कोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 25% छोड़ दो फाइनल एग्जाम के लिए और 25 में से 10 भी नहीं आते, फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो सारी ग्रेडेड एक्टिविटी में ना पहले से अच्छा स्कोर करो ताकि फाइनल में आपको सिर्फ 3 या 4% चाहिए होंगे पास होने के लिए। मैं अपने बता रहा हूँ, मैं ऐसे करता था। मुझे फाइनल में 3 या 4 या मैक्सिमम 5-10% चाहिए होते थे पास होने के लिए, जो कि ईजिली आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई प्लेजरिज्म की। कनाडा के अंदर प्लेजरिज्म ना एक तरह का क्राइम है। अगर आप लोग ये सब कर रहे हो ना तो भाई आज के आज ही बंद कर दो। इंडिया नहीं है कि भाई किसी के असाइनमेंट उठा के कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर दी और मार्क्स आ गए। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर प्रोफेसर ने अपना जो एक टूल होता है यहाँ का, जो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई आपने इतना कंटेंट किसी से उठाया है, इतना कंटेंट ऑनलाइन उठाया है, तो ये सब होता है। इसलिए ये गलतियाँ मत करना। खुद से अपना करो, अपना दिमाग लगाओ, अपनी असाइनमेंट्स खुद करो, किसी से कॉपी पेस्ट मत करो। अगर एक बार पकड़े गए प्लेजरिज्म पड़ जाएगी, एक बार टीचर प्रोफेसर माफ़ कर देगा, दूसरी बार पड़ गई अगर तो भाई उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसको सस्पेंड कर देंगे। उस कॉलेज में तो एडमिशन नहीं ले सकते और आपकी फ़ीस भी गई, आपका टाइम भी गया। तो भाई ये बहुत रिस्की चीज़ होती है, बच के रहना। मेरे दोस्त जो हैं उनकी एक बार प्लेजरिज्म पड़ चुकी थी, बट बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनको माफ़ कर दिया गया। तो ये है कनाडा का एजुकेशन सिस्टम। इसको सिर्फ ऐसा मत लो यार कि हाँ कनाडा जा रहे हैं ऐश करेंगे, पढ़ाई तो बहुत ईजी है। नहीं, मुझे भी लोग बोलते थे कि कनाडा की स्टडी तो है ना बहुत ईजी है। भाई कोई ईजी वीजी नहीं है। ये यहाँ से निकाल दो गलतफहमी अपने कि भाई कनाडा की स्टडी तो हम लोग हंसते खेलते कर देंगे। कुछ हंसते खेलते नहीं होने वाला, हंसते खेलते फेल हो जाओगे। बहुत डिफ़िकल्ट है कनाडा की स्टडी। यहाँ का नहीं है कि असाइनमेंट उठा के कॉपी कर दी, फाइनल एग्ज़ाम में चीटिंग कर ली। वहाँ पे ये नहीं होता भाई। इतना फाइनल एग्ज़ाम में इतना डिस्टेंस होगा अगर आपका कोर्स कोई डिफ़िकल्ट सा है तो। बाकी आप लोग MCQ करोगे, वो भी देखो, वो तो या तो इस पार या तो उस पार, सही होगा या गलत होगा। और चीटिंग आप लोग कर नहीं सकते क्योंकि सभी को क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। ठीक है, जब बिना क्वेश्चन किए आप लोग स्किप नहीं कर सकते, क्वेश्चन आगे नहीं जा सकते। तो ये सब होता है। तो दिमाग में ये सब चीज़ें डाल के आना कि भाई कनाडा की एजुकेशन ईजी नहीं होने वाली। तो मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहता था कि भाई आप लोग ताकि प्रिपेयर हो जाओ, खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि भाई हाँ अगर हम लोग कनाडा जा रहे हैं तो हमको पढ़ना पड़ेगा। और हाँ अगर नहीं पढ़ना तो भाई कोई ऐसे वैसे कॉलेज में जाके कोई रद्दी सा कोर्स ले लो, तो फिर उसके बाद आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते भाई किसी से। तो अब बात कर लेते हैं टिप्स के बारे में जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगी। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेजरिज्म से बचने का। भाई प्लेजरिज्म से बचने का रास्ता क्या है? देखो यार, प्लेजरिज्म ना ऐसी चीज़ है कि वो एक तरह से टूल यूज़ करते हैं प्रोफेसर जाके, जिससे उनको पता लगता है कि आपने कितना कंटेंट कहाँ से उठाया, कितना कंटेंट कहाँ से उठाया। देखो, प्लेजरिज्म से बच ऐसे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको असाइनमेंट नहीं पता कैसे बनानी है, तो एक ही रास्ता बचता है कि भाई किसी को उठा के कॉपी कर ली। देखो, नकल में भी ना अकल लगती है, आपने सुना ही होगा। तो क्या करो, आप किसी की असाइनमेंट लो, उसकी असाइनमेंट पढ़ो, रीड करो, एक आइडिया लो। आइडिया लेने के बाद आप लोग उसको पैराफ्रेज करो। क्विलबोर्ड नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप पूरा कंटेंट वहाँ डालो, उसको पैराफ्रेज करो, उसके सिनोनिम चेंज करो, उसको थोड़ा बहुत अपनी वर्डिंग में ऐड करो, फिर डालो। फिर आपका जो प्लेजरिज्म है ना वो बहुत कम आएगा। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, अगर आपने इंटरनेट से ही उठाया है तो आप लोग रेफरेंस दे सकते हो नीचे। APA फॉर्मेट के अंदर आप लोग रेफरेंस दे दो, ऑथर का नाम, लास्ट नेम और ईयर, जिस ईयर में वो मेंशन हुआ है कंटेंट। तो आप लोग ये चीज़ें करके प्लेजरिज्म से बच सकते हो। ठीक है, बाकी अगर एग्ज़ाम वगैरह में पढ़ने का क्या तरीका है, देखो यही तरीका है कि जितने भी क्विजेज़ आप लोग देते हो ना उसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ,
जितने भी क्विजेस दे रहे हो, जो असाइनमेंट्स हो रही हैं, स्पेशली अगर मैं क्विजेस की बात करूँ, मिड टर्म फाइनल टर्म में जो होते हैं ना, वो आपके क्विजेस में से ही क्वेश्चन आपका 50% आपका फाइनल एग्जाम मिड टर्म और क्विजेस जो आपने दिए उसमें से आएगा। तो आप उनके स्क्रीनशॉट लेते रहो। उन्हीं स्क्रीनशॉट को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे ना क्वेश्चंस को, तो आप लोग 50% मार्क्स तो आप लोग फाइनल एग्जाम में इजीली ले लोगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज टैक्टिक्स जो थी मैं यूज़ करता था। हमारे दोस्त, हमारा ग्रुप बना हुआ था, हम लोग ऐसे करते थे और हम लोग तब जाके मतलब ठीक ठाक नंबरों से पास हो गए। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स थी, तो ये लोग ज़रूर आप लोग ट्राई करना। आप लोग इजीली सारे कोर्सेज जो है सक्सेसफुली पास कर लोगे। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।